नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल अर्थनीति। तो 2022 शायद आपको याद हो जब जब ड्रोन आचार्य का आईपीओ आया था। तब इन्वेस्टर्स के बीच एक अलग ही हंगामा था। उसे एसएमई एक्सचेंज का सुपरस्टार बताया जा रहा था। लोगों को लगा कि ये कंपनी अगली टाइटन या इन्फोसिस बनने वाली है। क्यों? क्योंकि नैरेटिव बहुत ही स्ट्रांग था। मेक इन इंडिया, डिफेंस और सबसे बड़ी बात, सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स। इस कंपनी में आमिर खान और रणबीर कपूर जैसे स्टार्स ने पैसा लगाया था। जब आम आदमी ने देखा कि सुपरस्टार्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें लगा इस कंपनी का काफ़ी बड़ा फ्यूचर। स्टॉक लिस्ट हुआ 90% प्रीमियम पर, पैसा डबल हो गया। सबको लगा जैकपॉट हिट हो गया। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस कंपनी को हम फ्यूचर ऑफ ड्रोन समझ रहे थे उसके टॉप कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के एड्रेस पर कोई ऑफिस ही नहीं है। जब ऑडिटर्स ने चेक किया तो उन्हें कॉर्पोरेट बिल्डिंग नहीं मिली, उन्हें मिले रेजिडेंशियल घर और किराना स्टोर। तो ये कहानी है ड्रोन आचार्य की। ये कंपनी 2022 में अपना आईपीओ लेके आई थी 34 करोड़ का। लेकिन असली कहानी तो आईपीओ से पहले ही शुरू हुई। आईपीओ आने से पहले इन्होंने कुछ प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स को 1:99 के रेशो में बोनस शेयर इशू किए। तो इन्वेस्टर जिसके पास एक शेयर था उसे 99 और मिल गए। इससे उसका कॉस्ट प्राइस काफ़ी कम हो गया। फिर ये आईपीओ हुआ। उन इन्वेस्टर्स ने अराउंड 5800% तक के रिटर्न बनाए। लेट नवंबर 2025 में जब एसएबी ने इनका फॉरेंसिक ऑडिट किया तो काफ़ी सारे सच सामने आए। इन्होंने आईपीओ में 34 करोड़ रुपएस लिए थे। इनका कहना था हम ड्रोन्स की एक मैसिव फ्लीट बनाएंगे। लेकिन उन 34 करोड़ में से सिर्फ 70 लाख के ही ड्रोन खरीदे गए, सिर्फ 70 लाख, जो कि आईपीओ मनी का 2% था। तो बाकी के 33 करोड़ कहाँ गए? वो पैसा गया फेक इन्वॉइसेस में, फेक सॉफ्टवेयर में। तो सभी को इन पर थोड़ा शक हुआ। और किसी भी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है बैलेंस शीट से। सेबी ने जब द्रोणाचार्य के नंबर्स को स्कैन किया तो उन्हें एक मेजर रेड फ्लैग मिला। उन्होंने देखा कि कंपनी की रेवेन्यू तो तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन 35% ऑफ द रेवेन्यू यानी कि 12.35 करोड़ सिर्फ दो कंपनीज से आ रहे हैं, ट्राइकॉनिक्स और आईरेट। फॉरेंसिक ऑडिटर्स के लिए ये एक बड़ा सवाल था कि ये दो मिस्ट्री कंपनीज है कौन। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सेबी ने डिसाइड किया कि वो कंप्यूटर स्क्रीन्स को छोड़ के ग्राउंड रियलिटी चेक करेंगे। उन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स भेजे। लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर्स उन एड्रेस पे पहुंचे जहां इन कंपनीज के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स होने चाहिए थे तो उनके होश उड़ गए। वहां कोई ऑफिस नहीं था, वहां मिले रेजिडेंशियल फ्लैट्स और छोटे किराना स्टोर। सेबी के ऑर्डर में साफ लिखा है कि जिन कंपनी को करोड़ों का सामान बेचा गया उनका कोई फिजिकल बिजनेस एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ से केस स्टार्ट हुआ, क्योंकि अगर कस्टमर्स ही नहीं है तो ड्रोन डिलीवर कैसे हुए हैं, और अगर डिलीवरी हुई नहीं तो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो भी रही है या नहीं। यानी द्रोणाचार्य के पूरे प्रॉफिट पे एक सवाल उठ गया, क्योंकि अगर आप ये 35% रेवेन्यू हटा दें तो कंपनी सीधा लॉस में आ जाती है। तो एक बड़ा ही लॉजिकल सवाल आता है कि अगर कंपनी के दो सबसे बड़े कस्टमर ही नकली हैं तो कंपनी ड्रोन बना भी रही है। कंपनी अगर ड्रोन बना रही है तो कितने बना रही है? क्या जितनी बैलेंस शीट में ड्रोन दिखाए गए हैं उतने बन भी रहे हैं या नहीं? और कंपनी ने ये 34 करोड़ रुपए का आईपीओ किया ही क्यों था? क्योंकि उन्होंने आईपीओ में वादा किया था कि हम इन पैसों से ड्रोन, सेंसर और मशीनरी खरीदेंगे। जब इतना प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो वो इस मशीनरी का क्या करते हैं? तो सभी ने पता लगाया कि ये पैसा कहाँ गया। ये पैसा डेफिनेटली मशीनरी खरीदने में तो यूज़ नहीं हुआ था। अकाउंट देख के सभी को पता चला कि उन्होंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रो इंफ्राटेक को 6 करोड़ रुपए दिए 2 सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए, जीआईएस और एक एसक्यूएल सॉफ्टवेयर। सभी ने जब माइक्रो इंफ्राटेक को चेक किया तो फ्रॉड पकड़ा गया। ये सॉफ्टवेयर इतने महंगे नहीं है, 6 करोड़ रुपए काफ़ी ज़्यादा हैं इन सॉफ्टवेयर के लिए। ये सॉफ्टवेयर कुछ लाख में मिल जाएंगे। और जैसे ही द्रोणाचार्य ने ये पैसा माइक्रो इंफ्राटेक के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, वहाँ से वो निकल के किसी और अकाउंट में चला गया। तो ये साफ साफ साइफनिंग ऑफ फंड्स था। देखिए, जो कंपनी का पैसा होता है वो कंपनी का पैसा होता है, वो किसी इंडिविजुअल का पैसा नहीं होता, वो सीईओ का भी पैसा नहीं होता। तो इसलिए उसको, अगर आपको उस पैसे को हथियाना है तो आप क्या करेंगे? आप कोई एक छोटी सी चीज़ बहुत महंगी खरीदेंगे और उसकी पेमेंट कर देंगे। अब जिसको आपने पेमेंट की है वो आपके जान पहचान का होगा, तो उसको बहुत सारा पैसा मिल गया। उसको 10 लाख रुपए की जगह सामान के लिए आपने 6 करोड़ रुपए दे दिए। अब बाकी आप उससे बाद में आउटसाइड सेटल कर लेंगे कि भाई तू अपने 20 लाख रख ले और बाकी के 5 करोड़ 80 लाख मुझे ट्रांसफ़र कर दे। तो ऐसे आप फंड्स को निकाल सकते हैं कंपनी से। तो इन्होंने एक और तरीके से पैसे निकाले। जब सेबी ने और देखा तो उन्हें दिखा
एक कंपनी का नाम अवाम सिनर्जीज। इस कंपनी को द्रोणाचार्य ने 10.6 करोड़ रुपए पे किए थे और रीज़न था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। लेकिन सेबी ने जब अवाम सिनर्जीज की कुंडली निकाली तो क्या मिला? उन्हें मिला कि इसके शेयर होल्डर और कोई नहीं, द्रोणाचार्य के प्रमोटर्स प्रतीक और निकिता है। उन्होंने पेपर पर तो ये दिखा दिया था कि हमने रिज़ाइन कर दिया है, लेकिन 100% शेयर्स अभी भी उन्हीं के पास थे। तो पब्लिक का पैसा जो आईपीओ से लिया था वो उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के नाम पे अपनी ही किसी दूसरी कंपनी को दे दिया। ऐसे उन्होंने पैसा घुमाया और अपनी जेब में डाल लिया। तो ये सारी एलिगेशंस जो हमने डिस्कस की हैं सेबी ने लगाई हैं। सेबी ने अपने ऑर्डर में प्रतीक श्रीवास्तव और प्रमोटर्स पर 2 साल का बैन लगाया है और 75 लाख की भारी पेनल्टी भी ठोकी है। लेकिन कंपनी का कहना है कि ये गलत है। कंपनी कहती है कि सेबी ने फैक्ट्स को इनएक्यूरेटली प्रेजेंट किया है। उन्होंने सिक्योरिटी अपील्स ट्राइब्यूनल यानी एसएटी में एक अपील फाइल की है। उनका कहना है कि जो पैसा माइक्रो इंफ्राटेक को दिया गया वो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए था, एडवांस पेमेंट थी। वो सिर्फ सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए नहीं था, ना ही वो कोई फेक खर्चा था। और उनका ये भी कहना है कि जो क्लाइंट्स वो ढूंढने गए थे जिन्हें सेबी ने गोस्ट बताया है वो लेजिटिमेट बिजनेस है। रेजिडेंशियल एड्रेस होना कोई क्राइम नहीं है। उन्होंने कहा कि वहाँ के लोग ज़्यादातर रिमोट काम करते हैं। एसएटी ने फ़िलहाल पेनल्टी पे रिकवरी पे रोक लगा दी है। एसएटी ने कहा है कि 50% ऑफ द पेनल्टी अमाउंट लगभग 37.5 लाख रुपए कंपनी को जमा कराने होंगे। बाकी फाइनल ऑर्डर आने के बाद जमा कराने होंगे। सो इस सब फ्रॉड के बीच स्टॉक को जो कि 100 के पार पहुंच गया था वो अभी 43-45 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। सेबी ने प्रमोटर्स को बैन कर दिया है, पेनल्टी लग गई है। लेकिन सवाल ये है, इन्वेस्टर्स को जो नुकसान हुआ क्या वो पैसा वापस आएगा? शायद इसका जवाब है नहीं। हमें इन्हीं आईपीओ से सीखना है कि हम सोच समझ के निवेश करें। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ड्रोन, एआई, ये सारे बज़वर्ड्स देख के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पिछले कुछ सालों में एसएमई के आईपीओज बहुत बढ़ गए हैं एंड रिटेल एप्लीकेशंस भी 600 टाइम्स हो गई हैं। लोगों को लगता है कि एसएमई आईपीओ में पैसा लगाएंगे तो जल्दी से डबल और ट्रिपल हो जाए, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे चेकिंग उतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। यहाँ बैलेंस शीट उतनी स्ट्रिक्टली सेबी एनालाइज नहीं करता जितनी नॉर्मल कंपनीज की जाती है। तो हमें ध्यान रखना है ऐसे आईपीओज में ना फंसे, सोच समझ के हमें इन्वेस्ट करना है। तो ये छोटा सा वीडियो था आज के लिए। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और हाँ, कमेंट करके हमें बताएं कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।